हेलो गाइज, मैं हूं डॉक्टर आमिर बेनीवाल, प्रोफेसर एजुकेटर मोटिवेटर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी विज्ञान लेसन 3 धातुएं और अधातुएं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट है जो हमारा आज का, वो है धातु निष्कर्षण। तो इसमें हम मध्यम क्रियाशील धातुओं के निष्कर्षण और उच्च क्रियाशील धातुओं के निष्कर्षण के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। मध्यम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। तो मध्यम क्रियाशील, तो इस श्रेणी में कौन सी धातु आती है मध्यम क्रियाशील में? इस श्रेणी में आयरन, ये श्रेणी है आयरन। लेड धातु आती है, जिंक, कॉपर आदि धातुएं आती हैं, यानी ये मध्यम क्रियाशील धातुएं हैं। तो ये धातुएं हैं जो, ये धातु सल्फाइड आयस्क, सल्फाइड और कार्बोनेट आयस्क, कार्बोनेट आयस्क के रूप में मिलती हैं। यानी जैसे ही इनको हम प्रकृति से निकालते हैं, ये सल्फाइड आयस्क और कार्बोनेट आयस्क के रूप में मिलती हैं, यानी इनके अंदर सल्फर और कार्बन होती है। तीसरी चीज, अतः इनको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इनको ऑक्साइड में बदलना जरूरी है। ऑक्साइड में बदलना आवश्यक है। तो ये बात है। तो फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे जिंक सल्फाइड है, सल्फाइड आयस्क के रूप में मिलती है जिंक सल्फाइड। यदि हम इसको गर्म करते हैं, यानी वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो यहाँ तापमान लिखेंगे, गर्म करते हैं। यानी जिंक सल्फाइड को जब वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या बनता है? जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो इस तरह से यानी समीकरण को संतुलित करेंगे। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 3 से, यहाँ 2 से, यहाँ 2 से, ये समीकरण संतुलित हो जाते हैं। तो पहले वाले चैप्टर में मैं संतुलित समीकरण करने की विधि बता चुका हूँ, इसलिए वो प्ले लिस्ट खोलिए और वो वीडियो देखिए, तो आपको समीकरण संतुलित करना आ जाएगा। तो इस तरह से वायु की उपस्थिति में गर्म करने से जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो ये ऑक्साइड में बदल ली हमने, जिंक सल्फाइड को जिंक ऑक्साइड में बदल लिया। और देखिए, जिंक कार्बोनेट को यदि हम गर्म करते हैं, जिंक कार्बोनेट को, तो यहाँ पे भी हमको जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। तो इस तरह से जिंक सल्फाइड को गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड और जिंक कार्बोनेट को गर्म करने से जिंक ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? जिंक ऑक्साइड को, यानी जो जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड में कार्बन को, यानी सी का मतलब है कार्बन, कार्बन को अपचायक के रूप में प्रयोग करेंगे। यानी आगे ये पॉइंट है आपका, अपचायक के रूप में प्रयोग करते हैं।
तो नेक्स्ट जो स्टेप है ये है। तो कार्बन को अपचायक के रूप में प्रयोग करते हैं और धातु प्राप्त कर लेते हैं या धातु प्राप्त हो जाती है। कैसे होती है? फॉर एग्जाम्पल देखिए, तो जिंक ऑक्साइड हमारे पास है, जिंक ऑक्साइड, तो इसमें हम कार्बन डाल देंगे तो क्या होगा? तो कार्बन है जो ऑक्सीजन के साथ आ जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और जिंक धातु है हमारी जो वो अलग रह जाती है। तो इस तरह से यानी जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ मिलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड और जिंक अलग अलग हो जाते हैं। तो जिंक धातु इस तरह से हमारे को प्राप्त हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो देन लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। इट इज माय मोटिवेशन, इट इज माय सपोर्ट। तो नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अलावा विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया भी धातु प्राप्त करने में प्रयोग कर सकते हैं या प्रयोग की जा सकती है। क्यों की जा सकती है? जैसे सोडियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, ये अति क्रियाशील धातु हैं, अति क्रियाशील हैं, जो कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती हैं। कम क्रियाशील धातु को क्या कर देती हैं? विस्थापित कर देती हैं, विस्थापित करती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं मैग्नीज ऑक्साइड, यदि इसमें हम एल्यूमिनियम मिला दें तो क्या होता है? एल्यूमिनियम मिलाने से तो मैग्नीज धातु अलग और एल्यूमिनियम ऑक्साइड अलग हो जाता है और बहुत मात्रा में ऊष्मा निकलती है। तो इसमें समीकरण को संतुलित करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई होगा, 4 से होगा, 3 से होगा, 2 से होगा। तो इस तरह से समीकरण संतुलित हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए मैग्नीज ऑक्साइड में एल्यूमिनियम डाल दिया तो एल्यूमिनियम क्रियाशील है, ऑक्सीजन को मैग्नीज से अलग करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेगा, मैग्नीज धातु अलग बच जाती है। तो ये धातु है जो यहाँ ये गलित अवस्था में प्राप्त होती है। किसमें? गलित अवस्था में मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि ये ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्मा बहुत ज़्यादा निकलती है, इसलिए धातु ठोस अवस्था में नहीं बल्कि गलित अवस्था में मिलती है। गरम
करके गरम करके रेल पटरियों और मशीनों के पुर्जों को जोड़ा जाता है। मशीनों के पुर्जों को जोड़ते हैं। तो यह अभिक्रिया है जो ये अभिक्रिया थर्मेट अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया का नाम क्या है? थर्मेट अभिक्रिया है। यानी आयरन ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करवाते हैं या गर्म करके रेल पटरियों और मशीनों के पुर्जों को जोड़ने के काम आते हैं ये। तो इस तरह इस अभिक्रिया का नाम क्या है? थर्मेट अभिक्रिया। यानी ये आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम की अभिक्रिया है, इसको हम थर्मेट अभिक्रिया कहते हैं। तो आगे है उच्च क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। उच्च क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। उच्च क्रियाशील धातुएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहले सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये क्रियाशील हैं। उसके बाद क्या है? इनको कार्बन के साथ गर्म करके प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी कार्बन को ऑक्साइड के रूप में प्रयोग करके हम इनको प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों? ज़्यादा क्रियाशील हैं। इनका या इनकी ऑक्सीजन के साथ है इनका जो भाईचारा है वो ज़्यादा है। ऑक्सीजन के साथ बंधुता ज़्यादा है। यानी ऑक्सीजन के साथ इनका भाईचारा ज़्यादा है। तो इनको कैसे प्राप्त किया जाता है? इनको विद्युत अपघटनी विधि द्वारा, विद्युत अपघटनी विधि द्वारा प्राप्त करते हैं। तो इस विधि से प्राप्त होती है ये विद्युत अपघटनी विधि। तो इसमें क्या होता है? कैथोड और एनोड दो सिरे होते हैं। कैथोड, तो कैथोड क्या है? ऋण आवेशित, ऋण आवेशित होता है। तो कैथोड के ऊपर है धातु निक्षेपित होती है, यानी जम जाती है, निक्षेपित होती है। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि धातु कौन से सिरे पे जमती है, कौन से सिरे पे इकट्ठी होती है? कैथोड पे। और कैथोड के ऊपर कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश। उसके बाद एनोड, यानी ये दो सिरे हैं कैथोड और एनोड। एनोड धन आवेशित है, धन आवेशित। तो एनोड पर क्या होता है? क्लोरीन मुक्त होती है, क्लोरीन मुक्त होती है। तो इस तरह से विद्युत अपघटनी विधि द्वारा जो उच्च क्रियाशील धातु हैं जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, तो इनको हम विद्युत अपघटनी विधि द्वारा धातु प्राप्त करते हैं। तो धातु प्राप्त करने की ये विधि, इसमें कैथोड और एनोड दो सिरे होते हैं और धातु को हम विलयन के रूप में लेते हैं। तो धातु के लवण का विलयन हम उसमें लेते हैं। तो शुद्ध धातु कैथोड पे इकट्ठी हो जाती है जिसके ऊपर ऋण आवेश होता है, और जो अशुद्धियाँ होती हैं वो एनोड के नीचे इकट्ठी होती हैं और कुछ अशुद्धियाँ विलयन में घुल जाती हैं।
तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम उच्च क्रियाशील धातुओं को उनके अयस्कों से अलग करते हैं। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। तो आई होप you will have enjoyed this video. See you soon with my next video. Till then, bye bye. Have a nice day. Thanks for watching.